और मेरे बच्चों, कैसे हो? अब आगे कंटिन्यू करें। चलिए आज से हम शुरू करते हैं अपना नया टॉपिक, एटम। देखो, एटम की जो शुरुआत करी थी कि एटम कोई चीज होती है, ये जॉन डाल्टन ने करी थी। और जॉन डाल्टन ने कहा था कि भाई जितने भी मैटर होते हैं, हर एक मैटर एक स्मॉलेस्ट पार्ट से मिलकर के बना होता है, जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, उसको एटम कहते हैं। और बहुत टाइम तक यही लोग मानते रहे कि एटम को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन 1900 में थॉमसन ने अपना एक मॉडल दिया, जिसको हम कहते हैं थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, इसको हम प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। और इस मॉडल ऑफ एटम के हिसाब से देखो, सबसे पहले तो इस मॉडल के आने से पहले इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो चुकी थी, थॉमसन ने करी थी। और उन्होंने एटम का, इलेक्ट्रॉनों का स्पेसिफिक चार्ज पता किया। स्पेसिफिक चार्ज का मतलब मास, चार्ज अपॉन मास, वो पता कर लिया था कि यानी कि इसका मतलब ये एटम के अंदर घुस गए। उन्होंने कहा नहीं भाई, ऐसा नहीं है। जो जॉन डाल्टन ने कहा था कि एटम इंडिविजिबल है, ऐसा नहीं है, ये स्मॉलेस्ट पार्ट नहीं है। इससे छोटे भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जो एटम के अंदर होते हैं। और उन्होंने बताया कि एटम कोई चीज ऐसी होती है, इलेक्ट्रॉन को ऐसी चीज होती है जो एटम के अंदर होती है। और इलेक्ट्रॉन को उन्होंने यह बताया कि जो इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज होता है इतना होता है, और ये नेगेटिवली चार्ज भी है। ये सब चीजें थॉमसन ने पता कर ली थी। और उसके बाद जो प्लम पुडिंग मॉडल है या थॉमसन मॉडल ऑफ एटम है, उसको उन्होंने सबके सामने रखा। और उन्होंने इसमें क्या कहा कि जितने भी एटम्स होते हैं, जितने भी एटम्स होते हैं, ये एक टाइनी स्फीयर की तरह होते हैं। जितने भी एटम्स होते हैं ये टाइनी स्फीयर्स की जैसे होते हैं, छोटे छोटे स्फीयर्स होते हैं एटम, ऐसे मान लो। और उस पूरे एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होता है, ये पूरे एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज क्लाउड की तरह होता है, क्लाउड की तरह बिखरा होता है। पूरे के पूरे एटम में जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्लाउड की तरह बिखरा होता है। और उस पॉजिटिव चार्ज के अंदर की क्लाउड के अंदर कहीं कहीं जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऐसे बिखरे होते हैं। इसलिए इसको प्लम पुडिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो उसके अंदर बिखरे होते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं पूरे एटम के अंदर। ये थॉमसन ने बोला कि ऐसा एटम जो है ऐसा होता है। उसके बाद क्या हुआ देखो, एक बड़ा फेमस अच्छा, इसमें एक चीज और उन्होंने ये भी बताया कि भाई एटम जो होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इसका मतलब है जितने पॉजिटिव चार्ज होते होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज होते होंगे, इलेक्ट्रॉनों का चार्ज होता होगा, इसलिए एटम एज ए होल न्यूट्रल होता है ना। तो देखो, बेसिक ड्रॉबैक्स अगर देखा जाए थॉमसन मॉडल का, कि वो भाई उसके एडवांटेज तो ये था कम से कम एटम के अंदर तो घुसा। लेकिन एक्चुअली में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या था इसका, कि वो एटम के अंदर तो घुसा, लेकिन एटम के जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, उसकी पोजीशनिंग वो सही से नहीं बता पाए। और ये चीज जो है बाद में जाकर के गलत प्रूफ हुई कि एटम जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं या पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं वो इस तरीके से नहीं होते। कैसे पता लगा ये? उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, या एक्सपेरिमेंट किया था दो साइंटिस्ट ने मिलकर के। और उनका नाम था गीगर और मार्सडन। गीगर मार्सन, ये दो साइंटिस्ट थे। गीगर मार्सन एक्चुअली में ये रदरफोर्ड के स्टूडेंट थे, उन्हीं के अंदर काम करते थे। तो गीगर मार्सन ने एक एक्सपेरिमेंट किया जो फेमसली या ज्यादातर लोग उसे रदरफोर्ड मॉडल के एटम के नाम से भी जानते हैं। रदरफोर्ड मॉडल के नाम से भी जानते हैं, लेकिन एक्चुअल में या रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं।
लेकिन एक्चुअली में जो एक्सपेरिमेंट किया था ये किया था कीगर वाटसन ने अंडर द गाइडेंस ऑफ रदरफोर्ड। और उसके अंदर उन्होंने करा क्या था कीगर वाटसन ने, देखो उन्होंने एक ये लेड कैविटी ली और लेड कैविटी के अंदर सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल रखा। कहता है यहां पर मान लो ये चीज जो था वो क्या है, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल। ये उन्होंने लेड कैविटी, ये क्या थी, दिस इज लेड कैविटी, और उसके अंदर उन्होंने सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल डाला। अब अल्फा पार्टिकल आपको पता है कि जितने भी ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं या रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनमें अल्फा, बीटा और गामा ये तीन चीजें प्रोड्यूस होती है। और अल्फा पार्टिकल जो होता है ये डबली चार्ज हीलियम होता है, He2+। यानी इसको हम ये भी कह सकते हैं कि हीलियम के अंदर क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो प्रोटॉन होते हैं, दो न्यूट्रॉन होते हैं। अगर उसमें से आप दो इलेक्ट्रॉनों को निकाल दोगे तो जो बच गया वो हीलियम का न्यूक्लियस रह गया, उसी को हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं। और जितने भी न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो अल्फा, बीटा, गामा इस तरह के रेस को प्रोड्यूस करते हैं। तो यहां पर उन्होंने ऐसा कोई एलिमेंट डाल दिया जो अल्फा पार्टिकल को प्रोड्यूस करता था। और मेनली जो इसमें जो उसने यूज किया अपने एक्सपेरिमेंट में वो यूज किया उसने बिस्मथ, बिस्मथ उन्होंने यूज किया। ये जो बिस्मथ एक एलिमेंट है जो उन्होंने यूज किया अपने अल्फा पार्टिकल को प्रोड्यूस करने के लिए। बिस्मथ 83214, तो ये उन्होंने एज ए सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल की तरह यूज किया। और उसके सामने यहां उन्होंने रख दिया लेड ब्रिक्स। अब देखते हैं कि लेड ब्रिक्स क्यों रखा इन्होंने इसके सामने में, सोचते हैं अभी या इसको डिस्कस करते हैं। तो इस तरह से उन्होंने इसके सामने ये रख दिए लेड ब्रिक्स, ऐसे मान लो ये लेड ब्रिक्स रख दिए, लेड ब्रिक्स रख दिए। और लेड ब्रिक्स इसलिए रखे क्योंकि लेड जो वहां से जो अल्फा पार्टिकल निकल रहा है उसकी फाइन बीम निकले, फाइन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन निकले। तो टू प्रोड्यूस द फाइन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन उन्होंने यहां लेड ब्रिक्स रख दिए इस तरह से, और यहां से अल्फा पार्टिकल निकला। और उस अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग करी उन्होंने किसके ऊपर, गोल्ड फॉइल के ऊपर। ये उन्होंने गोल्ड का फॉइल लिया और इसके ऊपर उन्होंने अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग करी। और क्या लिया उन्होंने, गोल्ड का फॉइल, गोल्ड फॉइल, यूज द गोल्ड फॉइल। और उसके ऊपर उन्होंने क्या करा, अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग करी, अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग करी। अब उसमें देखो क्या है कि सबसे पहले तो ये बात आती है कि भाई उन्होंने गोल्ड फॉइल को क्यों यूज करा। देखो गोल्ड फॉइल को सेलेक्ट करने का या गोल्ड फॉइल के ऊपर बम्बार्डिंग करने का मेन जो रीजन था वो ये था कि गोल्ड का जो न्यूक्लियस होता है स्टेबल होता है। यानी गोल्ड एक ऐसा एलिमेंट है जिसका न्यूक्लियस न्यूक्लियरली भी स्टेबल है ये, और इलेक्ट्रॉनिकली भी स्टेबल है ये, मतलब हाईली स्टेबल एलिमेंट ऐसे बोल सकते हैं। दूसरा, इसका मास बहुत ज्यादा होता है, हैवी न्यूक्लियस, हैवी, इसका मास काफी ज्यादा होता है, न्यूक्लियस की बात तो नहीं करेंगे, इसका मास काफी ज्यादा होता है। और तीसरी चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि उन्होंने गोल्ड फॉइल को इसीलिए यूज करा क्योंकि इसको हम, वो हाईली मैलिएबल होता है और उसको हम बहुत ही थिन सीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लो उसको हमने इतने थिन सीट्स में कंप्रेस करके उसको इतना हाईली थिन सीट बना दिया कि वो लगभग 1 एटम थिक हो गया। ऐसा एज्यूम करो कि गोल्ड फॉइल को उन्होंने कंप्रेस करके इतने फाइन सीट्स, हाईली मैलिएबल होने की वजह से उसको इतना फाइन सीट में कन्वर्ट कर दिया कि वो लगभग 1 एटम थिक हो गया, ऐसा मान लेते हैं। तो यानी गोल्ड फॉइल क्यों सेलेक्ट किया, सबसे बड़ी रीजन क्या थी कि गोल्ड फॉइल जो होता है वो हाईली मैलिएबल होता है। दूसरी चीज, जो गोल्ड का एटम होता है वो काफी हैवी होता है, मास उसका ज्यादा होता है। और उसके बाद ये न्यूक्लियरली भी और इलेक्ट्रॉनिकली भी स्टेबल होता है। दैट इज व्हाई ही यूज गोल्ड फॉइल। और उसके ऊपर उन्होंने अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग करी। और क्या एज्यूम किया हमने कि अल्फा जो गोल्ड फॉइल है ये 1 एटम थिक है। यानी कि जैसे मान लो एक एटम हो गया, फिर दूसरा एटम हो गया, फिर तीसरा एटम हो गया, ये 1 एटम थिक है। जैसे मान लो ये है गोल्ड फॉइल,
तो ये एक एटम, एक 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 इस तरह से जो पन्नी है इसकी, पन्नी पॉलीथीन टाइप फॉइल, तो वो 1 एटम थिक है। तो ये इसके ऊपर उन्होंने अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग करी, किसके ऊपर, गोल्ड फॉइल के ऊपर। और उसके बाद क्या करा उन्होंने, यहां पर रखा स्क्रीन, ये रखा इन्होंने स्क्रीन। ये क्या था, ये स्क्रीन था। और स्क्रीन जो मोस्टली बना हुआ था, ये स्क्रीन था जिंक सल्फेट का, ZnS, जिंक सल्फेट का बना हुआ था। और उसके बाद उन्होंने यहां पर क्या करा, इस स्क्रीन के ऊपर लगा दिया डिटेक्टर। मान लो ये हम ऐसे मैं बना देता हूं, ये इन्होंने क्या लिखा यहां पर, यहां लगाया डिटेक्टर। डिटेक्टर, और डिटेक्टर क्या कर सकता था, रोटेट कर सकता था, रोटेटिंग डिटेक्टर। क्या था, ये डिटेक्टर था, और ये क्या था, रोटेटिंग डिटेक्टर। रोटेटिंग डिटेक्टर उन्होंने यूज किया। और यहां रख दिया माइक्रोस्कोप भी कह सकते हैं, रोटेटिंग डिटेक्टर के साथ क्या रख दिया, माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप किस लिए, पता करने के लिए कि जो जो अल्फा पार्टिकल जो गोल्ड फॉइल को पार करके आ रहे थे, वो किस किस डायरेक्शन में कितने कितने अल्फा पार्टिकल्स आ रहे थे। ये इस चीज के लिए इन्होंने ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया। तो इसको हम बोलते हैं गीगर मार्टसन का एक्सपेरिमेंटल सेटअप, या रदरफोर्ड मॉडल का एक्सपेरिमेंटल सेटअप। मैंने बताया ये जो एक्चुअली में जो एक्सपेरिमेंट था वो किसने किया, गीगर मार्टसन ने, लेकिन अब इसको फेमसली जो जानते हैं वो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। अब देखो उसके बाद क्या हुआ कि ये इन्होंने अल्फा पार्टिकल की गोल्ड फॉइल के ऊपर बम्बार्डिंग करी। अच्छा एक चीज और, इसको हम कभी कभी अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। अल्फा रेज को यूज करा, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बोल देते हैं इसको। अब उन्होंने इस पे क्या करा, अल्फा रेज की बम्बार्डिंग करी, और इस डिटेक्टर को इस सर्कुलर स्केल पे रोटेट कर करके देखा कि अलग अलग स्कैटरिंग एंगल पे जो इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड हो रहे हैं, उसकी इंटेंसिटी क्या है। तो ये तो इसका इनिशियल लाइन था, इनिशियल लाइन जिस पे इसको जाना चाहिए था, इस पे उन्होंने जाना चाहिए था। तो उन्होंने देखा, देखो बड़ा सरप्राइजिंग उनका ऑब्जर्वेशन था। और वो ऑब्जर्वेशन क्या था, उन्होंने ये देखा कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो गोल्ड फॉइल को पार कर रहे विदाउट एनी सिग्निफिकेंट डेविएशन। ज्यादातर अल्फा पार्टिकल ऐसे थे, लगभग ये मान लो आप 99.8 से भी ज्यादा, 99.8% से भी ज्यादा अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो गोल्ड फॉइल को पार कर गए विदाउट एनी सिग्निफिकेंट डेविएशन। पहली चीज उन्होंने ये देखी। दूसरी चीज उन्होंने ये देखी कि लगभग 0.14% अल्फा पार्टिकल्स थे, मतलब बहुत कम अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो मोर देन 1 डिग्री एंगल पे स्कैटर्ड हुए या डिफ्लेक्ट हुए, ऐसे कह सकते हैं। पहली चीज क्या देखी मैंने कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो गोल्ड फॉइल को पार कर गए विदाउट एनी सिग्निफिकेंट डेविएशन, और वो लगभग ये मान लो 99.8% के आसपास थे। दूसरी चीज उन्होंने ये ऑब्जर्व करी कि बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो लगभग 1 डिग्री एंगल के आसपास स्कैटर्ड हुए या डिफ्लेक्ट हुए, और ऐसे कितने थे, लगभग 0.14% के आसपास थे। उसके बाद उन्होंने एक और चीज देखा कि ऐसे अल्फा पार्टिकल जो मोर देन 90 डिग्री पे स्कैटर्ड हुए, वो लगभग ऐसे थे 8000 में 1000 में उन्होंने 1 अल्फा पार्टिकल ऐसा पाया जो 90 डिग्री से ज्यादा या उसके आसपास के एंगल पे स्कैटर्ड हुए। और एक और बड़ी खास बात, 1 लाख में लगभग 1 अल्फा पार्टिकल उनको ऐसा मिला जिनमें बैकवर्ड स्कैटरिंग हुई। बैकवर्ड का मतलब गया और वाया, इस तरीके से बैकवर्ड टकरा के गया, और जैसे गया जिस रास्ते से उसी रास्ते से वापस आया। ये लगभग 1 लाख में 1 एटम ऐसा था। तो इसके मैं ऑब्जर्वेशन यहां पर लिख देता हूं, ये डायग्राम में यहां हटा देता हूं क्योंकि समझ में आ गया होगा डायग्राम ये। तो इनके जो ऑब्जर्वेशंस थे वो देखो क्या क्या थे। जो उनके ऑब्जर्वेशंस थे, सबसे पहला ऑब्जर्वेशन क्या था, सबसे पहला ऑब्जर्वेशन उनका ये था, अगर हम लिखें ऑब्जर्वेशंस,
तो ऑब्जर्वेशंस क्या थी इनकी? सबसे पहली ऑब्जर्वेशन ये थी उनकी कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल passes the gold foil without significant deviation। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि लगभग ये मान के चलो कि 99.8% से भी ज्यादा अल्फा पार्टिकल्स थे जो गोल्ड फॉइल को पार कर गए बिना सिग्निफिकेंट डेविएशन के। ये पहली चीज उन्होंने ऑब्जर्व करी। दूसरी चीज उन्होंने देखी कि वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल डेविएट at an angle nearly 1 डिग्री के आसपास। बहुत ही फ्यू अल्फा पार्टिकल्स थे जो 1 डिग्री के आसपास एंगल नियरली डेविएट एट एन एंगल ऑफ ऐसे मान लो नियरली 1 डिग्री के आसपास। और ऐसे अल्फा पार्टिकल्स कितने थे? ऐसे अल्फा पार्टिकल लगभग 0.14% के आसपास मैंने बताया थे। एग्जैक्ट फिगर नहीं कह सकते, लेकिन लगभग इतने अल्फा पार्टिकल्स थे जिनमें लगभग 1 डिग्री का डेविएशन हुआ। तीसरी चीज उन्होंने ये देखी कि 1 आउट ऑफ, ऐसे बोल सकते हैं हम कि नियरली 1 out of 8,000 alpha particle deviate by making an angle more than 90 डिग्री। यानी कि लगभग 8,000 में से 1 अल्फा पार्टिकल इसको ऐसे मिले जो गोल्ड फॉइल से स्कैटर्ड हुए या डेविएट हुए कितने एंगल पे? मोर देन 90 डिग्री एंगल पे। और एक और चीज उन्होंने क्या पाई कि ऐसे अल्फा पार्टिकल्स, और लास्ट हम कह सकते हैं जो फोर्थ पॉइंट है इसमें क्या है कि 1 आउट ऑफ 10⁶ यानी कि 1 lakhs 1 आउट ऑफ 10⁶ अल्फा particle suffer backward scattering। तो ये चीजें उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व करी। अब एक चीज देखो, इससे पहले जो रदरफोर्ड का थॉमसन का मॉडल ऑफ एटम था, उन्होंने तो ये कहा कि भाई जो एटम होता है उसके अंदर पूरे के अंदर पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसके अंदर कहीं कहीं बिखरे हुए होते हैं, जैसे कि तरबूज वाटरमेलन की तरह। बच्चों वाटरमेलन मान लो, उसके अंदर उसके जो बीज है, जो सीड्स हैं उसके, वो इलेक्ट्रॉन मान लो उसको। तो इस तरह से हुआ। तो उन्होंने कहा भाई अगर ऐसा इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता और ऐसा एटम होता तो ये जो मैंने ऑब्जर्वेशन देखा, ये जो मैंने ऑब्जर्व किया, जो गीगर मार्जन ने ऑब्जर्व किया, वो ऐसा नहीं होता। जो स्कैटरिंग होती या डेविएशन होता वो रेगुलर होता, सब जगह एक जैसा होता। लेकिन ऐसा हो रहा है, इसका मतलब क्या है? तो इसका अगर कंक्लूजन निकालो तो देखो क्या था, या उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला उसका, क्योंकि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो गोल्ड फॉइल को बिना सिग्निफिकेंट डेविएशन के पार कर गए। इसका मतलब उनसे कोई नहीं टकराया। इसका मतलब तो ये हुआ ना, उनसे कोई नहीं टकराया। और कौन नहीं कब टकराएगा? जब खाली जगह होगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि एटम के अंदर जो ज्यादातर स्पेस होता है वो खाली होता है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर जो इलेक्ट्रॉन्स थे, अल्फा पार्टिकल्स थे, वो गोल्ड फॉइल को पार कर गए बिना विदाउट एनी सिग्निफिकेंट डेविएशन। दूसरी चीज, क्योंकि कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो लार्ज एंगल बना करके डेविएट हुए, और कुछ ऐसे थे बहुत कम, रियरली, जिनमें बैकवर्ड स्कैटरिंग हुई।
है ना। यानी कि जो स्मॉल एंगल पे डेविएट हुई या लार्ज एंगल पे डेविएट हुई, जब बैकवर्ड स्कैटरिंग हुई, ऐसे अल्फा पार्टिकल्स तो बहुत कम थे ना उनके कंपैरिजन में जो बिना डेविएशन के निकल गए। इसका मतलब क्या हुआ कि एटम के अंदर एक ऐसी जगह हुई, वो बाकी जगह तो खाली है, लेकिन जो एटम का कोई ना कोई तो मास होता है, तो फिर खाली जगह है तो मास किसका होगा। तो उन्होंने फिर यह बताया कि एटम के अंदर एक ऐसी जगह होती है जहां पर पूरा का पूरा एटम का मास कंसंट्रेट होता है, पूरा का पूरा एटम का मास कंसंट्रेट होता है। ऑलमोस्ट टोटल मास ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन दैट स्मॉल स्पेस। स्मॉल क्यों? क्योंकि जितना छोटा होगा अल्फा पार्टिकल्स के उसको उसको टकराने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो उतनी ही कम होगी। तो क्योंकि बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो लार्ज एंगल पे डेविएट हुए या बैकवर्ड स्कैटरिंग हुई या स्मॉल एंगल पे डेविएट हुए, इसका मतलब उसका साइज बहुत छोटा होगा। तो एटम के अंदर ज्यादातर स्पेस क्या होता है? खाली होता है। एटम के अंदर दूसरी चीज क्या है कि एक बहुत ही छोटा सा, बहुत ही टाइनी स्पेस होगा जहां पर हम ये कह सकते हैं कि पूरा का पूरा एटम का मास वहीं पर कॉन्सेंट्रेट होता है। अब एक चीज बताओ, अल्फा पार्टिकल जो होता है, ये इन तीन पार्टिकल जो मैंने बताया अल्फा बीटा और गामा, इनमें सबसे हैवी होता है, हीलियम का न्यूक्लियस होता है। और ये गया और ढंग से टकरा के वापस आ गया। इसका मतलब कहीं दीवार में टक्कर मार के आया है वो। यानी कि गोल्ड फॉइल को, एटम को तो हिला नहीं पाया, उसमें बैकवर्ड स्कैटरिंग हो गई। इसका मतलब जिससे वो टकराया उसका मास अल्फा पार्टिकल के मास से बहुत ज्यादा रहा होगा, इसीलिए तो वापस आ गया, उसको रिबाउंस कर दिया। जैसे गेंद है, मान लो दीवार में मारो, फेंक बॉल में, टकरा के वापस आ गया। तो वही चीज वहां पर हुआ होगा, क्योंकि उसने गोल्ड फॉइल वो जो स्पेस था उससे अल्फा पार्टिकल रिबाउंस भी हुआ एक लाख में लगभग एक। इसका मतलब एटम के अंदर जो स्पेस है ना, वो छोटा सा स्पेस है, वो ऑलमोस्ट पूरा का पूरा मास वहां कंसंट्रेट होता है। तीसरी चीज इसमें एक और है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज है, तो उस छोटे से स्पेस में जहां पर ऑलमोस्ट सारा मास वहां कंसंट्रेट है, वो भी पॉजिटिवली चार्ज होगा। तभी उसने अल्फा पार्टिकल को रिबाउंस कर दिया होगा, तभी अल्फा पार्टिकल उससे टकरा के वापिस आ गया होगा। और उन्होंने कहा कि इस स्पेस को आज के बाद न्यूक्लियस बोलना है, और इसीलिए हम कहते हैं कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी वो रदरफोर्ड ने करी थी। समझ में आ गया? तो उस छोटे से स्पेस का नाम उन्होंने क्या दे दिया? न्यूक्लियस दे दिया, और कह दिया कि उस न्यूक्लियस के अंदर पूरा का पूरा मास जो एटम का वही कॉन्सेंट्रेट होता है, लगभग पूरा मास, और ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। अब उसके बाद आती है कि भाई फिर एटम तो एज अ होल न्यूट्रल होता है, फिर इलेक्ट्रॉन कहां होगा? तो उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ये जो खाली जगह होता है उसके अंदर ऑर्बिट्स में होते हैं। जैसे आप सोलर सिस्टम से कंपेयर करो उसका, उन्होंने कहा जैसे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स जो होते हैं वो रिवॉल्व करते रहते हैं सन के चारों ओर, ऐसे ही एक सुटेबल नंबर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते रहते हैं किसी भी ऑर्बिट में। यानी इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है, उसकी मर्जी है, वो कोई उसकी डेफिनेट एनर्जी नहीं होती है, वो किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है। तो ये चीज उन्होंने कही कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सुटेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो एम्प्टी स्पेस में न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता रहता है, क्योंकि एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इसका मतलब जितने उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों के चार्ज होंगे उतना ही चार्ज न्यूक्लियस का होगा, यानी पॉजिटिव चार्ज होगा, तभी एटम एज अ होल न्यूट्रल होता है। स्टेबिलिटी को उन्होंने ऐसे बताया, समझाने की कोशिश करी कि इलेक्ट्रॉन के रिवोल्यूशन के लिए एक फोर्स चाहिए जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहीं अपने आप तो आएगा नहीं, वो दूसरा फोर्स होगा वो उसको प्रोवाइड करेगा। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड करता है? जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, वो प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स को, जिसकी वजह से एटम जो होता है वो स्टेबल होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं न्यूक्लियस के अंदर नहीं आके गिरते। अगर रुके हुए होते तो फिर तो उनके बीच का डिस्टेंस इतना कम होता इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का या न्यूक्लियस का कि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता, इलेक्ट्रॉन जो होता न्यूक्लियस के अंदर गिर जाता, अनस्टेबल हो जाता। यानी कि हर एक एटम जो है बनने के तुरंत बाद टूट जाता, डिसइंटीग्रेट कर जाता, जैसे थॉमसन मॉडल में था, ऐसे होना चाहिए था। तो स्टेबिलिटी को उन्होंने ऐसे डिफाइन किया, जो रिवोल्यूशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। तो ये उनकी ऑब्जर्वेशंस थी, और इन ऑब्जर्वेशंस के ऊपर उन्होंने फिर क्या बना दिए? लॉ बना दिए, जिसको हम क्या कहते हैं? रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम कहते हैं। और रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम अगर हम बोलेंगे तो क्या है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम?
रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम में सबसे पहली चीज देखो, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। तो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम क्या है? नंबर 1, एवरी एटम, या ऐसे यहां से स्टार्ट करते हैं, चलो उसको जो उसकी ऑब्जर्वेशन थी उसी सीक्वेंस में स्टार्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी। दूसरी चीज, एवरी एटम कंसिस्ट ऑफ a very small and a very heavy. Every atom consists of a very small and very heavy space in which almost total mass of atom is concentrated, and it is positively charged, और नाम कह दिया, क्या दे दिया उसका, और उन्होंने कह दिया इट इज कॉल्ड, आज के बाद इसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस ऑफ एटम। तो ये इसका सेकेंड पॉइंट था कि एवरी एटम कंसिस्ट ऑफ अ वेरी स्मॉल एंड वेरी हैवी स्पेस इन विच ऑलमोस्ट टोटल मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड एंड इट इज पॉजिटिवली चार्ज, और इसको क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस ऑफ एटम। नेक्स्ट चीज इसमें देखो क्या है, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बनाएंगे इसका, तो थर्ड पॉइंट क्या कह सकते हैं इसमें? थर्ड पॉइंट है द सुटेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन revolve around the nucleus of atom, in any orbit, and centripetal force required for the revolution of electron is provided by the electrostatic force between nucleus and इलेक्ट्रॉन। यानी ये उनके बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वही प्रोवाइड कर रहा है, किसको? वही प्रोवाइड कर रहा है जो सेंट्रीपिटल फोर्स उसको रिवोल्यूशन के लिए चाहिए। तो ये हम कह सकते हैं कि ये जो है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम है, उनके हिसाब से एटम ऐसा होता है। अब उसके बाद आती है कि इसमें भैया अगर ऐसा है एटम तो उसके, अच्छा इसमें एक और चीज मैं बता देता हूं, यहां लिख देता हूं थोड़ा सा, थर्ड पॉइंट से ही रिलेटेड है, और वो क्या है कि जो उन्होंने बताया जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, क्या फार्मूला होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का? मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, v उसकी वेलोसिटी है और एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है जिसका रेडियस है r, तो mv²/r इज द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर द रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहां से आ रहा है ये आ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। और न्यूक्लियस का चार्ज कितना होता है पता है? Z इंटू ई। इलेक्ट्रॉन का हो गया E और डिस्टेंस हो गया ये चीज।
कौन सा लगाया फॉर्मूला, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। जेड यहां पर क्या है, जेड है यहां पर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। और एक इलेक्ट्रॉन का जितना चार्ज होता है उतना ही एक प्रोटॉन का होता है, तो दोनों का चार्ज हमने लिखा E। न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन होंगे, जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा, यानी कि जेड। तो न्यूक्लियस का चार्ज हो गया जेड इंटू ई, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया ई, तो Q1 हो गया ये, Q2 हो गया ये हो गया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसको हमने इक्वेट कर दिया किससे, जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है उससे इक्वेट कर दिया। तो ये आपका थॉमसन मॉडल ऑफ एटम था। अब एक चीज देखो, जो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम है उसमें अगर हम देखें तो, सॉरी थॉमसन कह रहा हूं, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम है, इसकी लिमिटेशंस क्या है, कमी क्या है। तो रदरफोर्ड मॉडल की कमी इसमें ये थी, कमी इसमें ये थी कि जो, तो उसको बोलते हैं ड्रॉबैक्स, ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। जो ड्रॉबैक्स थे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के, वो क्या थे, वो इसका ये था सबसे बड़ा ड्रॉबैक देखो इसका, कि अगर इलेक्ट्रॉन देखो, अगर ये न्यूक्लियस है, मान लिया इसका चार्ज है जेड ई, और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इसके चारों ओर ऐसे रिवॉल्व कर रहा होगा, ऐसे रिवॉल्व कर रहा होगा, एज पर किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होगा। इस तरीके से उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों रिवॉल्व करते हैं, और जितने भी रिवॉल्विंग चार्ज है, इसका मतलब वो एग्जाम्पल है एक्सेलरेटेड मोशन का, एक्सेलरेटेड मोशन का। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है ये हमेशा एक्सेलरेटिंग चार्ज को प्रोड्यूस करता है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा होगा, ये कंटिन्यूअसली क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एमिट कर रहा होगा, या इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। तो ये जो रिवॉल्विंग चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा होगा, ऐसे इस तरह से क्या कर रहा होगा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को एमिट कर रहा होगा, बाहर निकाल रहा होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, क्योंकि उसकी एनर्जी कम होती जा रही है, पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है, तो धीरे धीरे क्या होगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन ऐसे धीरे धीरे न्यूक्लियस के चारों, इसका रेडियस कम होता जाएगा, और ऐसे ये न्यूक्लियस के पास आता जाएगा, न्यूक्लियस के पास आता जाएगा, स्पाइरल शेप का हो जाएगा, और फाइनली न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। ऐसा होना चाहिए ना, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली एनर्जी एमिट कर रहा होगा। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में घूम सकता है, भाई किसी भी ऑर्बिट में घूम सकता है, इसका मतलब क्या है, वो एनर्जी एमिट कर रहा होगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो उसके जो रेडियस है, पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है, तो रेडियस कम होता जा रहा होगा, तो उसका जो पाथ होगा अल्टीमेटली स्पाइरल शेप हो जाएगा, और फाइनली कहां गिर जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, या इसका मतलब ये हुआ जो स्टेबिलिटी का उन्होंने कारण बताया वो भी गलत था, ये सही नहीं बैठता था, है ना। अगर ऐसा होता तो इस तरह से होना चाहिए, क्योंकि ऐसा प्रूव कर चुके हैं कि एक्सेलरेटिंग चार्ज का सोर्स जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, वो प्रोड्यूस करेगा। तो इसके हिसाब से तो हर एक एटम जो है वो अनस्टेबल होना चाहिए, कि बनने के बाद तुरंत डिसइंटीग्रेट कर दे, जबकि ऐसा नहीं होता। दूसरी चीज इसकी ये थी, इन्होंने ये कहा कि भाई एटम जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकते हैं। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन मान लो यहां है, ये इसने एनर्जी ली, अगले में चला जाएगा, एनर्जी ली इसमें चला जाएगा, एनर्जी ली इसमें चला जाएगा, एनर्जी ली इसमें चला जाएगा, एनर्जी ली, जितने भी ऑर्बिट है किसी में भी जा सकता है, उसकी मर्जी है। और जब ये ऊपर से नीचे आएगा तो इसमें आएगा, फिर इसमें आएगा, फिर इसमें आएगा, फिर इसमें आएगा, और कितनी एनर्जी को एमिट करेगा, जितने दो एनर्जी लेवल में जो डिफरेंस होता है उतनी एनर्जी को एमिट करके ऊपर से नीचे आ जाएगा, फिर और नीचे आएगा, फिर और नीचे आएगा, फिर और नीचे आएगा। तो इसका मतलब इसके इलेक्ट्रॉन के ऊपर से नीचे जब आ रहा है, हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जब आएगा, तो एनर्जी का जो एमिशन है वो कंटिन्यूस होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता। जो एनर्जी का एमिशन होता था वो क्या था, डिस्क्रीट होता था, डिस्क्रीट वे में एनर्जी को एमिट करता था। वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए भी ऐसा क्यों होता है। यही चीज बाद में बोर ने क्या कहा था, नील बोर ने क्या कह दिया था, इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है किसी भी ऑर्बिट में चक्कर काट सकता है, उसकी मर्जी नहीं है, उसकी सरकार नहीं है कहीं भी चले जाओ, वो बंधा हुआ है किसी से। इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में चक्कर काट सकता है जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम
इंटीग्रल मल्टीपल होगा h/2 के। उसकी मर्जी नहीं है किसी में भी चक्कर काटे, ये रखा था। तो ये चीज उनकी गलती थी, ये उनके ड्रॉबैक्स थे कि अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो वो पहली चीज एनर्जी एमिट करेगा, तो इसका मतलब उसका पाथ जो स्पाइरल शेप हो जाएगा और फाइनली न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। तो बनने के तुरंत बाद एटम टूट जाना चाहिए, जबकि ऐसा होता नहीं है। दूसरा, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि जो स्पेक्ट्रा होता है इसका, अब हम आगे स्पेक्ट्रा डिस्कस करेंगे आगे के लेक्चर्स में, ये स्पेक्ट्रा होता है इसका वो डिसकंटिन्यूस क्यों होता है जब इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में चक्कर काट सकता है। तो ये चीज उसकी ड्रॉबैक्स थी और ये उन्होंने उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए फिर ऐसा क्यों होता है। अब उसके बाद देखो, जो रदरफोर्ड मॉडल से रिलेटेड है वो दो चीजें आपको फार्मूला है वो आपको याद रखना है। अभी मैं ड्राइव करके बताता हूं। नंबर 1 डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, और दूसरा करना है इंपैक्ट पैरामीटर। ये दो चीजें आपको याद रखनी है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, दूसरा इंपैक्ट पैरामीटर। तो उसमें हम देखते हैं आगे, देखो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है, तो भी करते हैं हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, देखो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है। बहुत सिंपल सी, नाम से पता लग रहा है कोई चीज ऐसी होगी जो सबसे नजदीक क्लोजेस्ट छू के आती होगी वापस क्लोजेस्ट अप्रोच से। अब देखो क्या होता होगा भाई, मान लो ये एटम का हमने एटम लिया और ये मान लिया एटम का है न्यूक्लियस, और इसका चार्ज होगा Z/E, मान लेते हैं उसका एटॉमिक नंबर Z है, तो Z/E उसका न्यूक्लियस का चार्ज होगा, Z इसका एटॉमिक नंबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। अब यहां से क्या करा हमने कि अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग करी, मान लो v वेलोसिटी से करी, v वेलोसिटी से हमने अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग करी। जब अल्फा पार्टिकल काफी दूर होगा तो लगभग सारी एनर्जी जो है उसमें काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होगी, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी लगभग 0 होगा। तो ये इस तरह से जाएगा, ये जा रहा है, देखो ये जा रहा है, मानी वो अल्फा पार्टिकल ले रहा हूं जिसमें बैकवर्ड स्कैटरिंग हो रहा है, जाएगा तो इसके बीच का, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको रिपेल करना स्टार्ट कर देगा। तो इसकी जो अल्फा पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो धीरे धीरे डिक्रीज करती जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जाते एक ऐसा आ जाएगा कि जब ये दूर से ही यहां से इसको वापिस कर देगा। ऐसा मत समझो कि दीवार में टक्कर मार के आ रहा है, वो गया और ऐसे दीवार में टक्कर मार के आया, ऐसा नहीं है। अगर टक्कर मार के आएगा तो फाइनल जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो इनफाइनाइट हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी, पॉसिबल नहीं है ये। तो जो अल्फा पार्टिकल आता है वो दूर से ही वापस आ जाता है, और जहां से वापस आ रहा है, मान लो यहां से आ रहा है और ये इसका न्यूक्लियस का सेंट्रल लाइन है, ये चीज जो है, ये चीज, इसी डिस्टेंस को मान लो r0 से डिनोट कर देते हैं, और ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है। व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच? The distance between the center of alpha particle from the center of nucleus. Smallest distance between center of alpha particle to the from the center of nucleus, from the center of nucleus, तो इसको हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कहते हैं। तो इस डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से पता कर सकते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यूज करके कि हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वो निकाल सकते हैं। डिस्टेंस ऑफ, मान लो ये ए हो गया, जब उसको हमने प्रोजेक्ट किया था बहुत दूर था, और ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, मान लो बी ले लिया मैंने इसको, इस पॉइंट को, तो हम ये बोल सकते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि टोटल एनर्जी एट ए इक्वल होगा टोटल एनर्जी एट बी। जितनी एनर्जी ए पे होगी उतनी एनर्जी बी पे होगी, और ए पे कितनी एनर्जी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर, वेयर एम क्या है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, प्लस
अब इसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं ले रहा हूं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और डिस्टेंस है इनफाइनाइट, बहुत दूर से उसके ऊपर पास फेंक के मारा उस अल्फा पार्टिकल की, वो न्यूक्लियस की तरफ काफी दूर से। और डिस्टेंस क्लोजेस्ट अप्रोच पे जब कोई भी चीज अपना डायरेक्शन चेंज करता है तो उस टाइम उसकी जो वेलोसिटी होती है फॉर ए मोमेंट वो जीरो हो जाती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के पास आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी कितनी, Q1 Q2 बाई R0 और काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी जीरो। Q1 किसका चार्ज है, अल्फा पार्टिकल का चार्ज, Q2 किसका चार्ज है, न्यूक्लियस का चार्ज। तो यहां पर देखो ये चीज जीरो है पोटेंशियल, यहां पर काइनेटिक जीरो है, दोनों को इक्वेट कर दिया हमने, तो ये आ गया हमारा हाफ mv² इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब Q1 की जगह हम क्या डाल सकते हैं, Q1 की जगह डाल सकते हैं न्यूक्लियस का चार्ज, कितना होता है Z इंटू ई, और Q2 की जगह अल्फा पार्टिकल का चार्ज, अल्फा पार्टिकल क्या बताया था, 2 प्रोटॉन, 2 इंटू ई, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज R0। तो ये आ गया 1/2 mv² इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Z² अपॉन R0। अब R0 जो आ जाएगा हमारा, इसको हटा देता हूं, अब R0 की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी होगी, R0 आ जाएगा हमारा, इसको इंटरचेंज कर देते हैं, इसको यहां, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Z² अपॉन हाफ mv², ये आ गया डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब एक चीज देखो, अल्फा पार्टिकल की जो एनर्जी होती है, जिस एनर्जी से उसको हम दे सकते हैं, वो लगभग ये मान लो आप 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होती है, इसके बीच में इतनी एनर्जी हम उसको दे सकते हैं। तो मैक्सिमम जब हम एनर्जी देंगे तो कितनी देंगे, इतनी, क्योंकि जब मैक्सिमम एनर्जी देगी तभी तो सबसे पास में आएगा। When the energy of alpha particle is maximum, kinetic energy of alpha particle is maximum, इससे ज्यादा तो कर नहीं सकते, तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच सबसे कम होगा। तो क्या लिख देते हैं इसमें, लास्ट में कर देते हैं कि when energy, initial kinetic energy is maximum, initial kinetic energy is maximum, then distance of closest approach is minimum, बहुत कम होगा, जितना कम से कम हो सकता है, और वो कितना होगा, वो होगा आपका R इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ZE² अपॉन हाफ mv मैक्स कर देता हूं, देखो हाफ v मैक्स की मैक्सिमम वेलोसिटी से डालो तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, उसकी मैक्सिमम होगी, काइनेटिक एनर्जी उसकी मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर अगर मान लो मैं गोल्ड फॉइल का ही न्यूक्लियस निकालू, अच्छा एक चीज देखो, जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है जितना पास में आता जाएगा, इसका मतलब वो उतना ही न्यूक्लियस के रेडियस के इक्वल आता जाएगा, न्यूक्लियस के रेडियस के इक्वल जाएगा। तो यहां पर अगर हम काइनेटिक एनर्जी को इतनी, इसको लगभग मान लो ये लेते हैं 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी को इतनी लेते हैं इनिशियल, जो मैक्सिमम हो सकती है। और गोल्ड फॉइल के लिए हमें पता है कि जेड जो है वो 79 होता है, गोल्ड फॉइल के लिए जेड कितना होता है, देखो अगर मैं यहां पर देखूं तो आपका कि के मैक्स जो है वो कितना हो सकता है, के मैक्स हो सकता है का 7.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जेड जो होता है गोल्ड फॉइल का वो 79 होता है। जब इसकी वैल्यू यहां पर पुट करोगे तो R0 जो आएगा आपका कितना, 9 इंटू 10⁻⁹ टू 79, 1.6 इंटू 10⁻⁻90 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय
मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है? 7.7 इंटू 1.6 इंटू 10⁻13 होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर आप जूल में कन्वर्ट करते हो तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करोगे, कितना हो जाएगा? 1.6 इंटू 10⁻19। मेगा का मतलब 6, तो -13 आ जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये लगभग आपका आएगा 30 इंटू 30 इंटू ये लगभग आ जाएगा 10⁻7 या इस तरह से कुछ आएगा। ये मैक्स ये 30 इंटू 10⁻7 मीटर। ये जो है इतना जो है ये लगभग, सॉरी -7 नहीं, 30 इंटू या 3 इंटू, तो बहुत ज्यादा हो गया भाई, ये जाएगा 3 इंटू 10⁻14, इतना 3 इंटू 10⁻14 मीटर के आसपास जो है आपका ये आता है। और यही लगभग क्या होता है? इतना ही लगभग न्यूक्लियस का साइज होता है। इसके आसपास एग्जैक्टली तो नहीं होता, इससे कम होता है, क्योंकि जो इंपैक्ट पैरामीटर होगा उसमें क्या क्या होगा? एक तो वो जो गैप है इसके बीच में, देखो ये भी आएगा गैप, तो अभी जो बना रहा था डायग्राम में, ये एटम का न्यूक्लियस है, ये एटम का न्यूक्लियस है, मान लो न्यूक्लियस ही बनाया खाली, यहां से अल्फा पार्टिकल वापिस आ रहा है, तो ये होगा, ये अल्फा पार्टिकल का भी कुछ ना कुछ साइज होगा, ये डिस्टेंस होगा इसके बीच में, यहाँ जो इसके बीच का न्यूक्लियस के डिस्टेंस है ये लेते ना। तो इसमें ये चीज तो हमेशा एक्स्ट्रा आएगी ना, कितना भी आप कर लोगे ये तो हमेशा आएगा। तो इसका मतलब ये है कि वो लगभग आसपास आ गया। एग्जैक्टली हम नहीं कह सकते कि उतना ही होगा, उससे कम ही होगा। तो ये लगभग इतना पास से आता है। अगर हम गोल्ड फॉइल की बात करते हैं तो मिनिमम डिस्टेंस इतना हो सकता है। इसको ये मिनिमम हम कह सकते हैं कि मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है। समझ में आ गया? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये आपको फार्मूला याद रखना है। और एक्चुअली यहां से फिर क्या हो जाता है, हाफ एम वी की जगह हम यूज करते हैं हाफ वी मैक्स स्क्वायर। समझ में आ गया? उसके बाद दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी, दूसरी चीज हमें क्या करनी है, इंपैक्ट पैरामीटर है। इंपैक्ट पैरामीटर, दूसरी चीज है इंपैक्ट पैरामीटर। इंपैक्ट पैरामीटर को हम बी से डिनोट कर देते हैं, बुक्स में ऐसे बी से डिनोट किया हुआ है। तो जो आपका इंपैक्ट पैरामीटर ये क्या है, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, between the central line of nucleus, and velocity vector of alpha particle when it is far apart from nucleus of atom। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है किसके बीच में, सेंट्रल लाइन ऑफ न्यूक्लियस एंड द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल व्हेन अल्फा पार्टिकल इज फार अपार्ट फ्रॉम द न्यूक्लियस, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। यानी कि उसके जो रिपल्सिव फोर्स होगा लगभग 0 होगा। जैसे मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं, देखो ये सपोज करो एटम का न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस का सेंटर है, ये इसकी सेंट्रल लाइन है, इज द सेंट्रल लाइन ऑफ न्यूक्लियस, ये मान लेते हैं इसकी सेंट्रल लाइन है, ठीक है। तो जो अल्फा पार्टिकल को हम क्या करेंगे, इस तरीके से डाल रहे, देखो पैरेलल, सेंट्रल लाइन के पैरेलल, इस तरीके से जाएगा और दूर से ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगा, है ना। तो जब अल्फा पार्टिकल, ये इसकी डायरेक्शन है वेलोसिटी, इसको बोलते हैं वेलोसिटी वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो ये जो जब फार अपार्ट है, बहुत जब मतलब इसके बीच लगभग रिपल्सिव फोर्स 0 है, बहुत दूर है इससे, न्यूक्लियस से, तो इसके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यानी कि ये, इसी को हम क्या बोलते हैं, इंपैक्ट पैरामीटर कहते हैं। तो इंपैक्ट पैरामीटर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल लाइन ऑफ न्यूक्लियस टू द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये इंपैक्ट पैरामीटर है। और इंपैक्ट पैरामीटर का फार्मूला होता है b इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
ZE² cot θ/2 अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये होता है इंपैक्ट पैरामीटर का फार्मूला। और यहां पर अगर आप देखोगे तो थीटा क्या है, अगर मान लो ये न्यूक्लियस ना होता तो इस तरीके से जाता, तो ये जो डिफ्लेक्ट हुआ है इसको थीटा बोलेंगे। दिस इज द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। अब इसमें एक और चीज देखो कि ये जो अल्फा पार्टिकल है इसका इंपैक्ट पैरामीटर जितना ज्यादा होगा, इंपैक्ट पैरामीटर जितना ज्यादा होगा, डिफ्लेक्शन उतना ही कम होगा, होगा ना। यानी थीटा की वैल्यू उतनी ही कम होगी। देखो कैसे, थीटा की वैल्यू इतनी कम होगी, इसकी वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी, क्योंकि कॉस कॉट में क्या होता है, जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वैसे वैसे जीरो की तरफ जाता है वो, है ना। और जब ये कॉट हो गया कितना, कॉट 90 की वैल्यू क्या होती है, कितनी होती है, कॉट 180, कॉट जीरो कितना जाता है, tan 0 0। तो कहने का मतलब यह है कि जब ये यहां पर हम क्या करेंगे, कॉट की मतलब इसमें हम जितना इंपैक्ट पैरामीटर कम करेंगे एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन उतना ही ज्यादा हो जाएगा। और जब ये 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री कब होगा, जब इसमें बैकवर्ड स्कैटरिंग होगी। क्या ऐसे अल्फा ये होगा, ये ऐसे गया और यहीं से वापस आ गया, ऐसे बैकवर्ड स्कैटरिंग होगी, तो थीटा हो जाएगा आपका 180 डिग्री। यहां डालोगे cot 180/2 90, cot 90 होता है 0, तो इंपैक्ट पैरामीटर इज 0। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये दूर, ये एटम जितना, ये अल्फा पार्टिकल जितना दूर होता जाएगा, जितना दूर होता जाएगा किससे, सेंट्रल लाइन ऑफ न्यूक्लियस से, उतना ही डिफ्लेक्शन कम होता जाएगा, है ना। और जब कॉट होगा 0 0 करोगे तो कॉट 0 की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। इसका मतलब इंपैक्ट पैरामीटर इनफाइनाइट होगा, बहुत दूर होगा सेंट्रल लाइन ऑफ न्यूक्लियस से। और जैसे जैसे न्यूक्लियस के पास आता जाएगा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन बढ़ता जाएगा, इंपैक्ट पैरामीटर कम होता जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कॉट थीटा है और थीटा की θ/2 है। समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारा इंपैक्ट पैरामीटर। एक्चुअली में क्या होता है, इंपैक्ट पैरामीटर और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच दोनों को कैलकुलेट करके, अलग अलग एंगल्स पे कैलकुलेट करके हम क्या करते हैं, न्यूक्लियस का साइज पता करते हैं, या न्यूक्लियस का रेडियस पता करते हैं। समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमने दो चीजें करी इसमें, इंपैक्ट पैरामीटर और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, और हमने किया रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, और हमने किया गीगर-पार्टसन एक्सपेरिमेंट। उम्मीद करता हूं आपको ये जो सारी चीजें बताई है आज समझ में आई होगी। और इसके बाद जो रदरफोर्ड मॉडल की जो कमी थी वो किसने दूर करी, नील बोर ने। तो अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, बोर मॉडल ऑफ एटम करेंगे और स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रा के बारे में। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं आज जो भी कराया आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है।